स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। ज्ञानवापी का ताला खुला तो हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी, लेकिन इस गूंज ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भीतर ऐसी बेचैनी बढ़ाई कि उनका हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था पर से ही भरोसा डगमगा गया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोर्ट के फैसले पर एक के बाद एक कई कटाक्ष किए गए। कल तक दूसरों को जजमेंट पास ना करने की नसीहत देने वाले मौलाना अचानक आज जज की तरह फैसला सुनाते दिखे। कल तक अयोध्या में राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल कर गंगा जमुनी तहजीब की वकालत करने वाले ये तमाम चेहरे आज उस फैसले को आज की फसाद की जड़ करार दे रहे हैं। सवाल है कि इस देश में न्याय हासिल करने का रास्ता कोर्ट का ही है, लेकिन अगर कोर्ट की न्याय व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिया जाएगा और कोर्ट पर ही तोहमतें मढ़ दी जाएंगी तो फिर रास्ता निकलेगा कैसे? देश में इंसाफ देगा कौन? सवाल यह भी है कि आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस घबराहट और बौखलाहट के पीछे उनकी मंशा क्या है? इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आखिर मौलाना सैफुल्लाह रहमानी और अरशद मदनी ने कैसे हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फैसला किया और उसमें पूजा की इजाज़त दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके भरोसे को चोट पहुंची। जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो महसूस कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर दिए हैं। उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। ये तो एक तस्वुर ये दिया जा रहा है कि जहाँ भी अक्सरियत इस मुल्क के अंदर अपनी अकीदत की बुनियाद के ऊपर किसी मसले को लाएगी, वहाँ हकीकत और सबूत शवाहिद को नहीं देखा जाएगा, बल्कि वहाँ ये देखा जाएगा कि अक्सरियत की अकीदतमंदी क्या चाहती है। जो चाहती है उसको पेश कर दिया जाएगा तो मुल्क कैसे चलेगा? कि इस मुल्क के अंदर आज मुसलमान ये कह रहा है कि मसले की बुनियाद लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अकीदत के ऊपर है, कानून के ऊपर नहीं है। तो एक नई बहस इस देश में छेड़ी जा रही है और अब सवालों के घेरे में कोर्ट को लाया जा रहा है, जज को लाया जा रहा है और ये सवाल पूछा जा रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि क्या बहुसंख्यकों की आस्था को देखकर ये फैसला लिया जा रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा। अभी दो खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी, शांतनु गुप्ता, लेखक हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। विनोद बंसल जी, आप सुन रहे होंगे आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा उसे देखकर ये समझ में आ रहा है कि उनका यकीन अब देश की न्याय व्यवस्था से खत्म हो गया है और वो सीधा सीधा हिंदू पक्ष को जिम्मेदार मान रहे हैं। कह रहे हैं तो बहुसंख्यकों का दबदबा हो गया है, अब अदालत भी आस्था को देखकर, बहुसंख्यकों को देखकर ही कोई फैसला लेती है। प्राची जी, मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर कोई एक देश बता दो जहां के बहुसंख्यक समुदाय को अपने आराध्य देव की पवित्र पावन भूमि को मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं कोर्ट में लड़ना पड़ रहा हो। आप देखिए, मुझे दुनिया का कोई एक देश बता दीजिए जहां पर के अल्पसंख्यक के नाम पर कुछ लोग बहुसंख्यकों के अधिकारों का दमन करते हों। और तो और अधिकारों की बात छोड़ दीजिए, उनके आराध्य देव की पुण्य पावन भूमि पर कब्जा जमाए बैठे हों। आप देखिए कि भगवान शिव शंकर के शिवलिंग को वजू खाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। अरे एक तो कोई दृष्टांत दीजिए, कोई तो बताइए आखिरकार कि किसने किसका दमन किया और कब से दमन हो रहा है हमारा। आप सोचिए, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम सिर्फ ऐसे ही करते जैसा ये कह रहे हैं तो हम जाने कितने सारे मस्जिदों को अब तक खाली करा लिए होते। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि हम अपने कानूनी तरीके से संवैधानिक अधिकारों को प्रयोग करते हुए, सच्चाई और तथ्यों को सामने रखते हुए हम जो भी न्यायालय निर्णय देगा उस निर्णय के साथ में खड़े होंगे। आप देखिए, ये बात कहते तो ये भी हैं, बार बार अभी आपके पैनल में जो भी आने वाले हैं
वो बार बार आप देखना कि नोट करना, उसमें कितनी बार वो संविधान की और न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, कितनी बार कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले हैं, और यही संविधान को सबसे ज्यादा घातक तरीके से तोड़ने वाले हैं। ठीक है। आप देखिए कि इतने बड़े बड़े उलेमा, इतने बुजुर्ग लोग, जिनको अपने आप में ये समाज जिनसे प्रेरणा लेता है, ऐसे लोग ही अगर न्याय व्यवस्था के ऊपर ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो आखिरकार मुझे तो लगता है इनको फिर भारत के न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं है। चलिए ये सवाल उन्हीं से पूछ लेती हूँ, विनोद बंसल जी, ये सवाल उन्हीं से पूछ लेती हूँ कि ऐसा क्या बदल रहा है जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। दानिश कुरैशी जी, प्रवक्ता AIMIM, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दानिश कुरैशी जी, अब न्याय का रास्ता इस देश में कैसे तय होगा? जब आप कोर्ट पर यकीन नहीं करिएगा, आप जजेस पर यकीन नहीं करिएगा, तो फिर कैसे होगा न्याय इस देश में? देखिए, दिक्कत क्या है प्राची, कि हम ये देख रहे हैं कि 2 दिन पहले एक फैसला आता है। चलिए, फैसला आता है, अदालत का काम है, उसके जिम्मे है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस फैसले की जो गति आप देख रही हैं प्राची जी, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आप जर्नलिज्म की दुनिया में जब से आई हैं तब से लेकर मुझे सिर्फ 10 जजमेंट ऐसे बता दीजिए जिसके अंदर में चंद मिनटों में फैसले आए हो। क्या कहीं दिखाई देता है आपको? अब आप मुझे ये बता दीजिए कि एक आम इंसान की, आप भूल जाइए कि दानिश कुरैशी है, AIMIM से या और किसी और से है, लेकिन एक आम इंसान पे सीधा मैसेज क्या जाता है कि भाई मैसेज ये निकल के आता है कि इधर जजमेंट का इधर ऑर्डर आता है और आधे घंटे बाद इम्प्लीमेंटेशन नजर आता है। जबकि मामला ये है कि वहां पर अपील के लिए, देखिए इंटरप्ट मत करा करिए विनोद बंसल जी, एक मिनट समझने दीजिए। हाँ, बोलिए दानिश कुरैशी जी। अब दिक्कत यहाँ ये खड़ी है कि पहले तो जज साहब जो हैं, उस दिन उनका रिटायरमेंट था, खैर वो उनका वो है, उनके अधिकार में आता है, उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल आम बात नहीं, ये तो दो अलग बहस हो गई ना। अब दानिश कुरैशी जी, अगर कोर्ट के फैसले को अमल में लाया जा रहा है तो ये तो जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। इससे पहले नहीं होता था तो ये जिम्मेदारी सरकारों की थी, उनकी नाकामी थी कि कोर्ट के फैसले को आप तामील नहीं करवा पा रहे। अब करवा रही है सरकार बिना। एक सेकंड, दानिश कुरैशी जी, क्या कुछ नियम के विरुद्ध हो गया? कोर्ट के आदेश के अलग जाकर कुछ सरकार ने किया है? बिल्कुल मैं बताऊं आपको, इतना मिनटों का जो फैसला है, ये बट ऑब्वियस था कि कोई भी पक्षकार होता वो अपीलेट अथॉरिटी में जाता। अगर हिंदू पक्ष होता तो भी जाता, मुस्लिम पक्ष होता तो भी आता। ये बिल्कुल साफ तौर पे बात थी। उसके बावजूद भी जो चीजें आ रही है, मुझे ये बताइए कि क्या ये सोचने के मकाम पे आके नहीं खड़े हैं? नहीं, दानिश कुरैशी जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि कोर्ट का अगर फैसला है, उसने कहा कि 7 दिन के अंदर वहां पूजा शुरू हो जानी चाहिए, 7 घंटे के अंदर शुरू हो गई, तो क्या कुछ नियम से अलग जाकर कर दिया जो आप सब के सब ये कहने लग गए कि कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला ले लिया? आज आप जज साहब की भूमिका पर सवाल खड़े करने लगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आपने सुना कितनी बड़ी बड़ी बातें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई हैं कि कानून से ऊपर आस्था हो गई है, बहुसंख्यकों के लिए अलग से नियम है, बहुसंख्यकों के लिए अलग से सुनवाई होती है। आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं आम लोगों को? बिल्कुल, जो हम देख रहे हैं वही तो समझ रहे हैं। ये उलमाए दीन है हमारे, आप समझिए, हम उनके पीछे हाथ बांध के खड़े हैं। आप इस बात को समझिए। और जिस तरीके के जो मामले बने जा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अपीलेट अथॉरिटी के लिए अपीलेट अथॉरिटी के जाने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए था। सुनिए दानिश कुरैशी जी, सुनिए, एक मिनट, मैं बार इस पर आपत्ति आपसे जताती रहूंगी जब आप कोर्ट को लेकर ऐसे बयान देंगे। मैं बार आपसे पूछती रहूंगी, एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या कोर्ट बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूतों को देखकर ऐसे ही फैसला सुना देता है? आप ये कह रहे हैं कोई सबूत नहीं है कोर्ट के सामने? 90 के दशक से लेकर अभी तक वहां पर जो भी प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड थी। मैं ये कह रहा हूं कि जितने दिनों का वक्त उन्होंने दिया, मैं उस उतने मिनट भी यहाँ पर समझ में नहीं आया। आप सवाल से अलग चले गए। मैं आपसे ये कह रही हूँ, कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, नहीं सर, आप दो चीजों को एक साथ मत मिलाइए। पहले तो आप टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े करते हैं, ये नहीं बता पाते कि वो नियम के विरुद्ध कैसे हो गया। दूसरी बार आप कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो मुझे बताइए ना, सबूतों के आधार पर कोर्ट फैसला सुनाता है या ऐसे ही सुना देता है कि दानिश कुरैशी जो कह रहे हैं ये मेरे फेवरेट है, ये कह रहे हैं यही सही है? अच्छा सुनिए, अब मुझे ये बता दीजिए कि अगर अब ये मंडे के दिन अपीलेट अथॉरिटी में जाएगा, अब अपीलेट अथॉरिटी में क्या आप ये उम्मीद कर लेंगे कि ये बैंड हो जाएगा? तो बैंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं बढ़? दिक्कत यही है कि ये पूरा का पूरा फैसला जो उन्होंने सुनाकर छोड़ दिया है ना। दानिश कुरैशी जी, आप हायर कोर्ट गए, ये आपका अधिकार है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जो सार्वजनिक जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो भी ऐसे मौलाना, इतने बड़े मौलाना जिनकी इज्जत है समाज में,
जिनको लोग फॉलो करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। कैसे लिया जल्दबाजी में फैसला, बताइए जरा। देखिए, सुनिए मेरी बात। मुझे लगता है कि उनको भी जमहूरी हक है और जमहूरियत के निजाम में सबके पास वो हक है और उन्होंने अपनी बात रखी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई गैर कानूनी, गैर संवैधानिक बात नहीं कही गई है। समझा दीजिए ना मुझे समझा दीजिए। आप संविधान की दुहाई देंगे, आप कोर्ट की दुहाई देंगे, लेकिन वही कोर्ट अगर आपके खिलाफ फैसला दे देगा तो आप जज पर सवाल खड़े कर देंगे, आप कोर्ट पर सवाल खड़े कर देंगे। अब ऐसे तो नहीं चलेगा ना ये देश दानिश कुरैशी जी। आप ही कहते हैं ना संविधान से चलेगा। हमने देखा ना, हमने नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के फैसले में ये कहा कि जुल्म ढाया गया, लेकिन आरोपी तो जेल में नहीं गए, अपील में गए। ये आपके सामने तो है। मानसिकता को कब त्यागोगे यार? हम तो कह रहे हैं उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो जमीन रामलला की है, राम जन्मभूमि है और वहां पर राम मंदिर बनेगा। वो फैसला आगे पढ़ना भूल जाते हैं आप, आस्था शब्द को पकड़ लेते हैं। ये बता दीजिए ना मुझे कि कोर्ट क्या सबूतों के आधार पर फैसला नहीं सुनाता है? बस इतना बताइए, फिर मैं आगे मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, कल जो जितनी जल्दबाजी में ये पूरा मामला सामने आया है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है जल्दबाजी क्या? जल्दबाजी क्या? अरे किसने कह दी जल्दबाजी? विनोद बंसल जी, एक मिनट। हाँ बताइए ना, मुझे ये बताइए कि अपीलेट अथॉरिटी के पास जाने की अधिकार था या नहीं था? क्या जल्दी थी? उसके अंदर में टाइमिंग दिया जा सकता था कि भाई आप देख लीजिए इसके अंदर में तो जज का फैसला था आपके पास, आप असंतुष्ट हैं, आप जा सकते हैं हायर कोर्ट। मैं आपको नहीं रोक रही हूँ ना, मैं आपसे कह रही हूँ आपने बहुत गलत कर दिया। आपसे बस इतना पूछ रही हूँ कि आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि जज साहब को कैसे फैसला सुनाना है, या उन्हें कितनी जल्दबाजी में और कितने टाइम ड्यूरेशन में फैसला सुनाना है, ये दानिश कुरैशी तो तय नहीं करेंगे। अब शांतनु जी इस बात पर जवाब देना चाह रहे हैं, रुक जाइए एक सेकंड। शांतनु जी, अब देखिए बहस इस बात पर छेड़ दी गई है इस देश में कि अब अदालतों पर यकीन मत करिए, अब तो जुल्म अदालतों के जरिए मुसलमानों पर किया जा रहा है, ये भरने की कोशिश की जा रही है। देखिए दानिश जी की दिक्कत ये है कि अगर कोर्ट ने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर इसकी पूजा की व्यवस्था करी जाए तो 7 घंटे में कैसे होगी? देखिए वो तो फिर आप जब उत्तर प्रदेश में, अगर आप उत्तर प्रदेश को पास से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सब कुछ त्वरित हो रहा है जब से योगी आदित्यनाथ आए। आप तो कहेंगे सड़क जल्दी कैसे बन गई, ये भवन जल्दी कैसे बन गया, ये किसानों की स्कीमें जल्दी कैसे आएंगे। उत्तर प्रदेश में सब कुछ जल्दी होता है। 7 दिन तो मैक्सिमम टाइम था। और कोई भी छोटा कोर्ट ऐसे ऑर्डर नहीं देता कि मैं आपको 15 दिन की मोहलत दे रहा हूं, उस बीच आप चले जाए, उसके बाद इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, आपको कोर्ट में जब भी आपको समय मिले कोर्ट के जाने की, और अगर कोर्ट आपको, हायर कोर्ट कोई भी आपको इसके अगेंस्ट में देता है तो पूजा खत्म हो जाएगी। और देखिए ये पूजा 1993 तक होती थी, कोई नई व्यवस्था शुरू हुई है। 1993 में मुसलमानों का वोट लेने के लिए मुलायम सिंह यादव ने इस पूजा को बंद करवाया, बल्कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन था मुलायम सिंह यादव ने। बल्कि आज तक कोई कोर्ट में क्यों नहीं गया? वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है, किसी भी जो उसका नेचर ऑफ वर्शिप नहीं चेंज होना चाहिए, कैरेक्टर ऑफ वर्शिप नहीं चेंज होना चाहिए, और चेंज करा गया। इसकी तो पूजा हुआ करती थी, जो व्यास जी के पीठ का तय करना था उसकी पूजा हुआ करती थी यहाँ पे, तो उस पूजा को 30 साल बाद रिज्यूम कर दिया कोर्ट ने। और देखिए ये जो संबंधित मामले हैं ज्ञानवापी के, आज से नहीं चल रहा है, इसको करीब मतलब बहुत समय से चल रहा है, लेकिन 2 साल से तो केस ही है। जब 5 महिलाएं गई कि हमें श्रृंगार गौरी की पूजा करनी है, उसके बाद सर्वे हुआ, इन लोगों ने कहा सर्वे ना हो। देखिए जब जो आदमी सर्वे से डरता है, मुझे उससे बड़े इंटरेस्ट आती है, सर्वे से कौन डर सकता है? लेकिन सर्वे नहीं होगा, फोटो नहीं खींचेगा, एसआई का सर्वे नहीं होगा। और एसआई की सर्वे की रिपोर्ट भी आ गई उसमें, तो जो फोटो भी अब सामने आ गई। वेस्टर्न गेट की आप वॉल देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा वो मंदिर है, उसके अंदर के जो प्रतीक देखेंगे आपको पता लग जाएगा वो मंदिर है, उसके अंदर कोई इंस्क्रिप्शन देखेंगे वो पता लग जाएगा आपको मंदिर है। तो देखिए अब ये डर है, अब तो इनको पता है कब तक बचा पाए, बस डिले टैक्टिक्स है कि हम यहाँ पे रोक लें, वहां पे रोक लें। अयोध्या वाले केस को उन्होंने रोका, वहां रोमिला थापर, इरफान और हबीब, इन लोगों ने इनको झूठे सबूत देते गए और ये लोग कोर्ट में देते गए। कोर्ट ने लताड़ा है इनको। कोर्ट ने अगर हाई कोर्ट की, अगर आप अयोध्या केस की, कौन से सबूत है, आप लेके क्या आ रहे हैं? ये 300 साल में मस्जिद में एक दिन नमाज का दानिश जी आ रही हूं आपके पास, मेरे पास 2 और मेहमान है, उनके पास चली जाती हूँ। हाफिज नूर अहमद अजहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूपी के अध्यक्ष हैं, उनके पास चल लेते हैं। हाफिज नूर अहमद साहब, आज जो पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें तो सारी हदें पार कर दी गई। आपकी आपत्ति हो सकती है, आप नाखुश हो सकते हैं, लेकिन आप तो सीधा कोर्ट की विश्वसनीयता पर अटैक करने लगे। अब इस देश में न्याय व्यवस्था आपसे, मुझसे या किसी और से पूछकर तो चलेगी नहीं ना, सबूतों के आधार पर ही चलेगी। इस पर हैरत की बात है ये, और ये बड़े सोचनीय है कि अब लोगों का दिमाग, लोगों की आस्था जो कोर्ट के ऊपर थी, न्याय के ऊपर थी, वो धीरे धीरे खिसक रही है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ईडी सीबीआई के साथ साथ में हुक्मरानों का दबदबा अदालतों में भी हो गया है। जो दिख रहा है, जो आ रहा है, नजर आ रहा है,
ये क्या जबरन मस्जिदें छीनी जा रही है। कोई सबूत नहीं है कैसे? कि मुख्यमंत्री नहीं, कैसे हुआ? तत्कालीन मुख्यमंत्री अजहरी साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये कैसे तय कर लिया आपने? आपके पक्ष में फैसला नहीं है? नहीं सर, नहीं, आप देश की न्याय व्यवस्था पर बैठकर सवाल खड़े करने लग जाएंगे, आप देश की अदालतों पर बैठकर यहाँ आरोप लगाने लग जाएंगे और मैं आपको टोकूंगी नहीं, ये तो नहीं होगा। आप मुझे लॉजिकल बताइएगा। एक मिनट। अभी जो कोर्ट ने फैसला सुनाया, क्या उसमें सबूत या तथ्य नहीं रखे गए थे? क्या आपको मौका नहीं दिया गया था दलील रखने का? आप साबित कीजिए 1993 में मुलायम सिंह यादव सर, ने मुझे कुछ साबित नहीं करना है। जो साबित हो रहा है वो कोर्ट में साबित हो रहा है। आपको साबित करना है, अपने पक्ष को साबित करना है। हिंदू पक्ष साबित कर रहा है, उसे साबित करना है। आप सिर्फ इतना बताइए मुझे। अजहरी साहब, एक मिनट। अरे इतिहास छोड़िए, आइए प्रेजेंट पर बात करिए पहले मुझसे। आपने इतना बड़ा आरोप लगाया है, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि कोर्ट में क्या आप लोगों ने दलील नहीं रखी? हिंदू पक्ष ने अपना सर्वे बता दिया, सर्वे सामने आ गया, फैसला आ गया, आपने क्या दलील नहीं रखी? हमने दलीलें पहले भी रखी थी। हमने दलीलें जब भी रखी थी, जब 2003 में कोर्ट ने क्या कहा था बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, 2010 में क्या कहा था, और 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई, और हमारे खिलाफ ये तो आंख बंद कर लेना है ना, ये तो सच्चाई को देखकर आंख बंद कर लेना है। ये तो ऐसी बात हो गई कि मेरे पक्ष में फैसला आया तो सब कुछ ठीक है, मेरे पक्ष में नहीं आया तो सब यहाँ पर सब बेकार है, सब बेकार है। अभी तक आपकी शिकायतें सरकार से हुआ करती थी, आपकी शिकायतें संस्थानों से हुआ करती थी, आपकी शिकायतें मीडिया से हुआ करती थी, सब जायज था। अरे कोर्ट को छोड़ दीजिए साहब, कोर्ट को छोड़ दीजिए। देखिए दानिश जी, इस तरीके का जो पूरा दानिश जी एक मिनट, वो अपना पक्ष रख रहे हैं ना। अरे रुक जाइए दानिश जी, मुझे जरा उनसे जानने दीजिए। रख रहे हैं ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य है ना। बोलिए अजहरी जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप लोगों ने दलीलें रखी कि नहीं रखी कोर्ट के अंदर? अरे भाई, वहां दलीलें तो हमने 2003 में भी रखी थी। अरे अभी की बात करिए ना मुझसे, अभी आज की बात करिए। फैसले पर आज आपने सवाल उठाया है। अरे आज आपने सवाल उठाया, तब तो आपने कहा था ना हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने हैं, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो सब ठीक है। आज की बात करिए। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, फिर देख लेंगे। हमें तो मालूम है क्या हो रहा है हमारे साथ। दानिश जी रुक जाइए, आप दोनों एक साथ बोलेंगे, एक ही बात को बोलेंगे तो ना तो अजहरी साहब की बात आएगी ना आपकी आएगी। दानिश जी एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक साथ मत बोलिए। भारत की अदालतों का न्याय। विनोद बंसल जी जवाब दे दीजिए। अब सर आपके कहने से भारत की अदालतों पर सवाल खड़े नहीं हो जाते हैं। या तो आप प्रूफ करिए कि आपको सुनवाई में दलील रखने का मौका नहीं दिया गया, या तो आप ये बोलिए कि आपको दलील देने से रोक दिया गया, या तो आप ये मानिए कि ये अब आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं आपको कैसे रिएक्ट करना है, तो आप बोल देंगे अदालत भी गलत है इस देश की। बोलिए विनोद बंसल जी फटाफट से, फिर आरिफ सैयद जवाब जी। प्राची ये देखिए, ये इनकी बौखलाहट है। आप देखिए ये यहाँ डिबेट हो रही है, युद्ध हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अगर मुझे गनीमत है हम स्काइप पर जुड़े हुए हैं, नहीं तो खंजर उठा करके घोंप देते किसी के ऊपर। ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये इनका जो इस्लाम का जो कट्टरपंथी चेहरा है ना, वो साफ दिख रहा है। लग रहा है साफ ये भारत के नागरिक नहीं है, ये किसी सीरिया में, ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश में रह रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। जिस थाली में खाते हो उसमें चेक करते हो, भारत में रहकर भारत की न्याय व्यवस्था को कोसते हो, भारत में रहकर के भारत की जो दंड संहिता उसके ऊपर आक्षेप लगाते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। देखो किस तरह से बिल बना रही है। आज अगर न्यायालय ने न्याय दे दिया तो इनको परेशानी हो गई। हाँ। और अब तक 5-6 साल तक हमारे ऊपर अन्याय हो रहा था, तब तक आप चुप्पी साधे बैठे थे। बहुत बढ़िया मौलाना, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, अब आपके हिसाब से सबूत तो तय नहीं हो पाएंगे। अब एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड विनोद बंसल जी, एक मिनट रुक जाइए। और हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, आप दोनों में प्लीज रुक जाइए। मेरे साथ याचिका करता है इस वक्त जुड़ गए हैं सोहन लाल आर्य, उन्हीं से ज्यादा समझ लेते हैं कि कोर्ट में आखिर हुआ क्या, कोर्ट में क्या क्या दलीलें रखी गई। सोहन लाल आर्य जी, आप ही समझा सकते हैं कि कोर्ट के अंदर हो क्या रहा था। क्या दोनों पक्ष समान रूप से अपनी दलीलें रख रहे थे कि नहीं रख रहे थे? हिंदू पक्ष बता रहा था कि ये सबूत मिला, तो क्या मुस्लिम पक्ष नहीं बता रहा था, अपनी बातें नहीं रख पा रहा था? बिल्कुल स्पष्ट है मैडम। जो ये माननीय न्यायालय में जिला जज डॉक्टर ए के विश्वेश जी की अदालत में दोनों पक्ष उपस्थित थे। जैसे दोनों पक्ष उपस्थित थे, बार बार जैसे ही विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जी अपनी बात रखते थे, मुस्लिम पक्ष की ओर से भी अपनी बातें रखते थे। और तब जाकर डॉक्टर ए के विश्वेश जी ने यह फैसला दिया।
और उसके बाद सर्वे का जो सर्वे के लिए हुआ, सर्वे की रिपोर्ट में जो है आपको बतला दें कि शंख चक्र गदा त्रिशूल सारे के सारे साक्षी प्रमाण, यहाँ तक कि वह प्रमाणित चिन्ह जो औरंगजेब जो 18 अप्रैल 1669 यानी को मंदिर तोड़ करके मस्जिद तामीर करने की जो है फरमान का वह शिलापट जो है वह जो है सर्वे के दौरान प्राप्त हुआ जो है। और दूसरी चीज जो है सिक्के वह जो है 16वीं शताब्दी के सिक्के मिले, और यहाँ तक कि जो है जो गुंबद की जो तीनों गुंबद के नीचे उसका आयु निर्धारण भी किया गया, वह मात्र 353 साल हुआ। और दूसरी चीज न्यू खुदाई के कारण जो 15 फीट न्यू खुदाई हुआ था वह हजारों साल पुराना हुआ था। यही तक नहीं, और हमारे जो है हनुमान जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति जो अंग भंग हुई थी, यही और ज्यादा जो है हम अंग भंग मूर्तियां काफी, और यहाँ तक जो वजू जो है शंकर भगवान की मूर्तियां जो थी वो काफी अंग भंग मात्रा में, कितने बता कुल 300 मूर्तियां जो थी, 1 2 नहीं 4 नहीं 300 मूर्तियां सब कोषागार में जमा करके जिला कार्यालय में जमा हुई। और अब इस पर ही मुस्लिम समाज ये कहता है कि वह मस्जिद कहता है, मस्जिद है कहाँ? मस्जिद कोई प्रमाण नहीं। उसके बड़े बड़े खंबे जो 14 फीट के खंबे हैं जो 2.5-3 फीट चौड़े हैं, और उसके चारों कोण पर घंटियां जंजीर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक चक्र गदा त्रिशूल और स्वास्तिक चिन्ह ओम लिखा हुआ है। रुकिए अजारी जी रुकिए। ओम लिखा हुआ है, तो की बात आती है तो पता नहीं कि बीच में बोलने लगते हैं आप, रुक जाइए। तो कितना प्रमाण चाहिए? और क्या विश्व में कोई मस्जिद के सामने नंदी आपने देखा है? नहीं देखा। कितने प्रमाण चाहिए? आप उदाहरण दीजिए कोई विश्व में ऐसा हो, और बड़े नदी जिसके झरझर बहते हुए आंसुओं को मैंने महसूस किया। हम 40 साल से ज्ञानवापी उद्धार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, सैयद जवाद जी, बिना इधर उधर जाए इस बात का जवाब दे दीजिएगा जो सोहनलाल आर्य जी कह रहे हैं। 2 बात बड़ी स्पष्ट की उन्होंने। कोर्ट रूम में दोनों पक्ष बराबर की दलील रख रहे थे। हिंदू पक्ष के पास जो सबूत थे वो सबूत हिंदू पक्ष ने पेश किए, जिसके आधार पर फैसला आ गया। अब आप नहीं मानेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने फैसला सबूतों के आधार पर सुनाया। नहीं प्राची जी, पहले तो मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, उसको करेक्शन करवा लीजिएगा। मैं एक पॉलिटिकल अपनी बात रखता हूँ, तो उसको प्लीज़ करेक्ट करवा लीजिए कि मैं एक जो हूँ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे यहाँ पर बैठता हूँ। ठीक है, उसको प्लीज़ ठीक करवाइए। पहली बात यह है कि कोर्ट ने फैसला दिया है और कोर्ट के अंदर बहस चल रही है, लंबी लड़ाई है, और अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो 4 सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर निकल करके आते हैं, उन्होंने भी कई सवाल खड़े करे थे। और हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, एक जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं, और इस चीज़ की नाइत्तफाक़ी ज़ाहिर करना कि हम बहुत सी जगह नाइत्तफाक़ी अपनी ज़ाहिर कर सकते हैं किसी एक डिसीजन से, ये एक संवैधानिक हक़ है। आप वो संवैधानिक हक़ किसी से नहीं छीन सकते। अब दूसरी दलील ये है कि या तो चारों सुप्रीम कोर्ट के जो जज बाहर निकल करके आए थे, जस्टिस चेलामेश्वरम साहब और आपके गोगोई साहब भी उस वक्त मौजूद थे उनके साथ, और 2 जज और थे, तो या तो वो भी फिर गलती होंगे अगर इस आप नज़ीर को पेश कर रही हैं। तो दूसरी बात ये कह दूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सियासत भी बहुत है। यही भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, वीएचपी, बजरंग दल के लोग काफ़ी लंबे वक्त से जो है मस्जिद और मंदिर की राजनीति करने में माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, और ये नज़ीरें हमने कई बार भी देखी हैं। अब 2024 में इनके पास लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस मुद्दे को एक बार फिर से 89 के दौर के बाद से एक बार फिर से उठा रहा है, और खास तौर पे 2024 में अभी चीजें साफ नहीं है। तो आप देखिए देश के अंदर क्या माहौल कर रहा है। प्राची, अलाउ मी टू स्पीक, दिस इज टोटली अनफेयर। आप मुझे बोलने का मौका देंगे। This is not unfair, सैयद जवाद जी। मसले को इधर से उधर लेकर जाएंगे तो बीच में आऊंगी और आपसे सवाल पूछूंगी। आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि आप सबूतों को नहीं मान रहे हैं, आप पीएसआई की रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं, आप कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, सरकार तो छोड़ दीजिए, चलिए आपको यकीन नहीं है सरकार पर, तो किसे मानेंगे? देश की व्यवस्था यही है, ऐसे ही मिलता है न्याय। अरे प्राची सुनिए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां?
कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। बहुत अच्छा किसके लगता पास है, लेकर ऐसी के शेरो जाएं? शायरी क्या करना हमने आपको नहीं अच्छा लग देखा सकता है, कि लेकिन ये फैक्ट से बिल्कुल इतर है। रिटायर्ड जज हो करके जाते हैं और सैयद शपथ ग्रहण कर लेते हैं राज्यसभा की। सैयद जवाद भारतीय जी, जनता पार्टी सैयद इनामात से जवाद जी, नवाजती है। देखिए, और यही जज एक साहब जज रिटायरमेंट अपने के बाद क्या रिटायरमेंट के करता है, आखिरी मैं दिन इस पर पहले चर्चा करने फैसला आपसे दे नहीं करके बैठी चले गए। हो सकता मैं है आपसे किसी चीज से चर्चा नवाज करने दिया बैठी जाए। हूँ जब वो इस कोर्ट चीज रूम की में बैठा जिम्मेदारी है, हमारे जब ऊपर वो है। कोर्ट में बहुत से जज लोगों की की चेयर पर बैठा है, तो क्या महत्वाकांक्षाएं सबूतों के होती हैं। आधार क्या पर पता- फैसला कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये तो आप अपने हिसाब से देख रहे हैं ना, अपने हिसाब से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव चला रहे हैं सीधा सीधा। इतना बता दीजिए सबूत रखेगा कि नहीं रखेगा। लौटूंगी इस पर, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, जल्द लौटूंगी, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। दानिश कुरैशी जी, बड़ा स्पष्ट बताया अभी सोहनलाल आर्य जी ने कि कैसे क्या क्या सबूत मिला और कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ। उसके बावजूद आप सब कुछ डिनाई करते रहेंगे, डिनाइल मोड में रहेंगे, तो ये दिक्कत आप लोगों की है, देश की न्याय व्यवस्था की नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि सोहनलाल जी जो कह रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में सुना, देखा दोनों पक्षों की बात, वो सारी चीजें अपनी जगह है। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि क्या मुस्लिम पक्षकार ने ये कह दिया था कि हम अपील में नहीं जा रहे हैं? क्या अदालत के संज्ञान में ये चीज आ गई? आप मुझे ये बता दीजिए, क्या ये फाइनल हो गया था? जब आपको पता है कि देश के दो बड़े धर्म के मामले हैं और बहुत संजीदगी के साथ चीजों को लेना पड़ेगा, तो मैं समझता हूं कि एक आम से आम जस्टिस तो बहुत बड़ी और अच्छी पोस्ट है। मेरे जैसा थोड़ा कम अकल आदमी भी ये चीज समझ सकता है कि अल्टीमेटली कोई भी पक्षकार आगे जाएगा ही। ये बात तो बिल्कुल साफ तौर पे है या नहीं है? प्राची जी मुझे ये समझा। अच्छा ये बताइए, आपको रोका गया? आपको रोका गया? आपको रोका गया? आपको ये बोल दिया गया कि आप अपील नहीं कर पाएंगे हायर कोर्ट्स में जाकर? नहीं, आप समझ नहीं रहे। अरे मैं समझ रही हूँ, आप नहीं समझ रहे। अपने हिसाब से फैसले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दानिश कुरैशी जी, एक मिनट सर, एक मिनट सर, नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही समझा रहे हैं और मैं सही समझने की कोशिश भी कर रही हूँ। मैं आपका परसेप्शन जानना चाह रही हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मुझे इतना बताइए, जो फैसला आया उसके बाद क्या कोर्ट ने ये कह दिया था कि मुस्लिम पक्ष नहीं जाएगा हायर कोर्ट्स, हम उसके सारे अधिकारों को ऐसे खत्म कर दे रहे हैं? अच्छा सुनिए, आप नहीं जाएंगे हायर कोर्ट्स? गए ना आज हायर कोर्ट, वहां पे भी पूजा को बहाल रखने की मिली ना इजाजत अभी भी? वही सारा प्रॉब्लम यही इसी से है। आप समझिए कि एक बार आपने वहां शुरू करवा दिया, अब उसके बाद आप परिस्थितियां समझ रही हैं, आप परिस्थितियों का निर्माण आप परिस्थिति समझ रहे हैं। कोर्ट परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय नहीं लेता है दानिश कुरैशी जी, कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला लेता है। सुनिए तो सुन लीजिए, अब 1992 से बंद था, तो मैं ये कहता हूं कि 15 दिन या 30 दिन का और एक वक्त निकल सकता था ना, लेकिन जानबूझ के जो नहीं, तो ये दानिश कुरैशी तो बैठकर तय नहीं करेंगे ना कि 30 दिन का 15 दिन का वक्त रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो कोर्ट तय करेगा। कोर्ट से ऊपर तो आप नहीं है दानिश कुरैशी जी, आप कोर्ट से ऊपर मानते हैं अपने आप को? संवैधानिक अधिकार जो हमारा है उसके मुताबिक हमारा जो हक है, हम उसके हिसाब से बात तो करेंगे। करिए ना। आपको सर, आप तो ऐसे कह रहे हैं दानिश कुरैशी जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं, सर रुकिए ना, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जिला अदालत ने फैसला दिया। अब दानिश जी रुकिए ना, या तो मैं बोल पाऊंगी, आप बोल पाएंगे, दोनों साथ बोलेंगे ना, आपकी बात आएगी ना मेरी बात आएगी। 10 सेकंड सुनिए। हाँ बोलिए, चलिए बोलिए। बात ये है कि आपको ये है कि भाई आप उस आपत्ति के बाद हम बोले भी नहीं, तो ये तो नहीं होगा ना। अगर आप अपने तरीके से कह रहे तो मेरा भी जमहूरी हक है। नहीं, आपको बोलने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो तथ्य के आधार पर बोलेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और पूरे देश को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप तो ऐसी बात हो गई ना, रुकिए दानिश जी, अब तो सुन लीजिए ना, मैंने सुना आपका 10 सेकंड, मेरी भी सुन लीजिए। आप तो ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं इस देश को कि जिला अदालत के फैसले ने यह कह दिया कि दानिश कुरैशी या मुस्लिम पक्ष हायर कोर्ट नहीं जा सकता है। 7 दिन के अंदर तामील कराने के लिए कहा था आदेश को, तो 7 घंटे के अंदर हो गया। इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है? 7 मिनट, 7 घंटे बहुत दूर है प्राची, 7 मिनट की बात है। तो ये मैं आपको बताऊं, जो परिस्थितियां बनाने की, अरे तो जो 7 दिन बाद होना था वो 7 मिनट में हो गया, हुआ तो कोर्ट के आदेश पर ना। यही तो सवाल है कि जब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक पूरी लड़ाई जंग जानी है। पहले ये तय कर लें दानिश कुरैशी जी कि आपको कोर्ट के फैसले पर आपत्ति है, आपको सरकार के जल्दी काम करने पर आपत्ति है, आपको दलीलें जो रखी गई अंदर आपके पक्ष ने कैसी रखी हैं आपको उस पर आपत्ति है। पहले ये तय कर लें, उसके बाद फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। विनोद बंसल जो कुछ हो रहा है उस पे आपत्ति है। विनोद बंसल जी जवाब दीजिए। रुकिए। प्राची जी देखिए, आपने बड़े स्पष्ट तौर पर 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों में से किसी का जवाब इन तीनों के पास नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, इनमें से कोई कह दे कि न्यायालय ने अन्याय किया इनके साथ में, या इनमें से कोई ये कह दे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने
अपने अधिकार का या अपने कर्तव्य का प्रयोग ठीक नहीं किया। या तीसरी बात ये कि इनमें से कोई भी कह दे कि इनको न्याय का अधिकार नहीं मिला, इनकी जरा नहीं सुनी गई, या सुनने के बाद में जो निर्णय दिया उसके बाद इनको हायर कोर्ट में जाने की परमिशन नहीं दी गई। मैं कहता हूं अगर आपको आपत्ति थी तो उसी समय पहले ही आपने प्रार्थना पत्र दिए थे कि महोदय आप निर्णय करने से पहले कृपया इस बात पर विचार कर लें कि ये जो आप निर्णय देंगे उसके 8 दिन बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। आपको पहले एप्लीकेशन देना चाहिए ना जी। आप बोल देते कि सर आपका निर्णय 8 दिन के बाद प्रभावी होगा, जिससे कि हम वहां तक तब तक चले जाएं। अरे कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये बातें नहीं कर रहे हैं प्राची जी, ये सीधा मुस्लिम यूथ को भड़काने, डर फैलाने और आतंकवाद की राह में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात कहूँ, देखिए मैं बीच में नहीं बोला था। प्राची जी जरा इनको बोलिए जरा। रुकिए दानिश जी, आपके कहने पर वो बीच में नहीं बोले थे। अब 1 मिनट रुक जाइए। कोशिश ना करें। हम एक नेशनल टीवी चैनल की डिबेट में बैठे हैं और एक न्याय के मंदिर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कम से कम शर्म आनी चाहिए। और बता दूं आपको मैं, देखिए अभी तो मामला शुरू हुआ है, अभी ज्ञान वापी वाला कोई मंदिर थोड़ी खुला है हमारे लिए। अभी तो 3 परिणामों से बाकी हैं। अभी तो हमें माता श्रृंगार गौरी के दर्शन का पूजन का भी अवसर नहीं मिला। अभी तो हमें बाबा भोलेनाथ की जो शिवलिंग जो अरे उनका जो सवाल है ना वो आपकी जल्दबाजी को लेकर। रुकिए सर, हमें कोई अभी तक अच्छा रुकिए सर, रुकिए दानिश जी और विनोद बंसल जी प्लीज, आप इसको पर्सनल नहीं बनाते हैं, पर्सनल नहीं जाते हैं। अजहरी जी मैं आप ही के पास आ रही हूँ। रुकिए अजहरी जी मैं आपके पास आ रही हूँ, मेरा बड़ा स्पेसिफिक सा सवाल है आपसे। विनोद बंसल जी 1 मिनट रुक जाइए, जल्दी से कंप्लीट करिए। हाँ प्राची जी मैं कह रहा हूँ, देखिए इनको लग रहा है कि सारा कुछ इनके हाथ से छिन गया। मैं कहता हूँ अभी तो काशी विश्वनाथ के मंदिर के तहखाने के 10 में से 2 अच्छा चलिए ठीक है, अब तो कोर्ट में निर्णय हो रहा है, उसे कोर्ट पर ही छोड़ देते हैं। कोर्ट जो फैसला लेगा उस आधार पर आगे चर्चा कर लेंगे। अब अजहरी जी मैं आपसे बड़ा स्पेसिफिक एक सवाल पूछूंगी, सिर्फ इतना पूछूंगी। आपने कहा कि आपका अधिकार है सवाल उठाना, सर ठीक है आपका अधिकार है, लेकिन क्या आपको कोर्ट ने ये कह दिया था कि आप हायर कोर्ट नहीं जा सकते? क्या आपको कोर्ट ने ये कह दिया था कि आपके सारे अधिकार को हम खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं? क्या कोर्ट ने आपकी दलीलें सुनने से इनकार कर दिया था? क्या सिर्फ हिंदू पक्ष बोला कोर्ट रूम के अंदर और आप लोग नहीं बोले? दरअसल हमारा कोर्ट को ये अधिकार ही नहीं था कि कोर्ट हमारे लिए ये बात। बंसल जी 1 मिनट। हाँ, कोर्ट के पास अगर ये अधिकार होता लोअर कोर्ट के पास तो वो कह देता। कोर्ट ने हमारे साथ अन्याय ना किया होता, हम हाई कोर्ट जाते ही नहीं। हाई कोर्ट से हम सहमत नहीं होंगे। हमारे लिए देश की सबसे बड़ी अदालत का आखिरी दरवाजा हमारे सामने है। और दूसरी सुन बहुत बोल रहे हो आप, सुनना हो तो सुनो। विनोद बंसल जी प्लीज रुक जाइए, विनोद बंसल जी रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। विनोद बंसल जी बोलने दीजिए। आपसे झगड़ने नहीं आया। हाँ ठीक, आपको झगड़ा करना है घर पे जाके करिए। अरे रुकिए विनोद बंसल जी रुक जाइए, पर्सनल मत होइए ना प्लीज, पर्सनल मत होइए, किसी के साथ कोई पर्सनल मत होइए। अजहरी साहब आप कोर्ट रूम की बात कर रहे थे, उसी की बात करते हैं। विनोद बंसल जी प्लीज बीच में मत बोलिए। ये पूरा मसला 1986 की तरह लाया गया है। कोर्ट को पूजा करानी थी, वहां लोगों को दाखिल कराना था, कोर्ट ने करा दिया है। फिर वही सवाल घूम फिर के अजहरी जी, फिर आप नहीं सुन रहे हैं या आप सुनना नहीं चाहते हैं। विनोद बंसल जी 1 मिनट प्लीज रुक जाइए। विनोद बंसल जी 1 मिनट रुकिए, मुझे एक बात बताइए। विनोद बंसल जी रुक जाइए 1 मिनट। अरे अजहरी जी रुकिए ना, मेरी आस्था आपकी आस्था पर चर्चा नहीं कर रही हूँ, कोर्ट पर चर्चा कर रही हूँ, देश के संविधान पर चर्चा कर रही हूँ, जो आस्था से नहीं चलता है। ये देश आस्था से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। ये देश आस्था से नहीं चलता, संविधान से चलता है। मैंने आपसे बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि क्या कोर्ट में, आप सुनेंगे नहीं, दिक्कत ही अब सुनेंगे नहीं। आप जो सोच के आए वो बोलना है, जो सोच के आए हैं वो बोलना है, नैरेटिव तो चलाना है ना। ये बताइए कि क्या कोर्ट में, सर मुझे थोड़ा सा आवाज कम करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे आप तक अपने सवाल पहुंचाना है। पहले सवाल सुनिए। अरे सवाल सुन लीजिए सर, अजहरी जी सवाल सुन लीजिए। सवाल का जवाब नहीं है आपके पास? आप तो एक तरफा कोई एक तरफा नहीं है। मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाह रही हूँ कि कोर्ट के अंदर, अरे आप यहाँ आकर सिर्फ इल्जाम पर इल्जाम लगाकर तो नहीं चले जाएंगे ना। मुझे इतना बताइए, कोर्ट के अंदर क्या मुस्लिम पक्ष को बोलने का अधिकार नहीं था, रोक दिया गया था? अरे साहब वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने मेरी बात सुनी कहाँ है? कोर्ट ये अधिकार तो हमें रहेगा ही, ये अधिकार कोर्ट छीन भी नहीं सकता हमसे। तो फिर किस बात पर आप इस कोर्ट पर इतनी आपत्ति और नाराजगी जता रहे हैं? ये बोलिए कि आप अपनी दलीलें रख नहीं पाए ठीक से, सबूत नहीं थे उनके पास। कोई दलीलें कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला सुनाया? सर सबूत थे। मैं फिर सोहन लाल आर्य जी को ले आती हूँ चर्चा में। सबूत थे,
हिंदू पक्ष के पास सबूत हैं, आप माने या ना माने। सोहन लाल आर्य जी, इस बात का जवाब आप ही दीजिए। ये तो मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट में क्या हुआ? आप लोगों ने सबूत के आधार पर बात की, अपने आस्था के आधार पर? अभी बात हम लोग जो है कानून के आधार पर, हमारी न्यायालय पर विश्वास करते, संविधान विश्वास करते। इन्होंने मुगलों ने हमारे आराध्य देश स्थल को जो है तलवारों के बल पर ध्वंस कर दिया, लेकिन हम कानून के माध्यम से रेक्टिफाई करना चाहते हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं कानून के माध्यम से, आस्था की बात नहीं। और दूसरी चीज रहा प्रमाण की बात, नहीं रहा प्रमाण की बात, अभी जो व्यास जी के खाने में है, मालूम है आपने क्या किया है? बाबरी मस्जिद का क्या किया? कुरैशी साहब से मैं कहना चाहूँ, मालूम है उसमें क्या क्या हुआ है? जो वहाँ जो मूर्तियां छेनी हथौड़ी से हमारे हिंदू साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास हुआ है, उसमें हमारे गणेश जी की मूर्ति है तो उनका सर अलग कर दिया गया, सारे शरीर नीचे है। हनुमान जी है तो उनका धड़ नीचे कर दिया, केवल शरीर है। आखिर ये सब क्या है? कितना प्रमाण चाहिए आपको? उसी व्यास जी की बात कर रहे हैं जिसमें 8 मूर्तियां थी, कुछ मूर्तियां ऐसी थी है। कितना जीवंत प्रमाण चाहिए आपको? उसी व्यास जी के तहखाने को जो माननीय न्यायालय के आदेश से दर्शन पूजन के अधिकार को छोड़ गए और 7 दिन के लिए कहा गया। अरे भाई 7 दिन बहुत है। हम कहते हैं मुलायम सरकार ने जो बैरिकेटिंग लगाया तो क्या व्यास जी को 7 दिन की छूट दी थी? नहीं दी थी, तुरंत लगा दी। एक मुख्यमंत्री ने तत्काल जो है बैरिकेटिंग करके हिंदू समाज के साथ विश्वासघात किया, व्यास जी के साथ विश्वास किया, दर्शन पूजन पर रोक लगा दिया। और एक मुख्यमंत्री ने तत्काल बहाल करते हुए दर्शन पूजन को सुलभ कराया। ये तो प्रत्यक्ष अंतिम प्रमाण सामने है आपके। यही सारी राजनीति है जो वो कोर्ट के आधार पर हुआ। पिछली सरकार ने जो किया था उसके लिए कोई ऑर्डर है आपके पास? कोई कागजात है आपके पास? रुक जाइए, मैं फवाद जी 1 मिनट रुक जाइए। सही है जवाद जी, अब यहाँ पर सारी बातें तथ्यों के आधार पर हो रही हैं। अभी सोहन लाल आर्य जी ने बोला, बड़ा स्पष्ट बोला, सब बहुत स्पष्टता से बताया। जब मैं आप लोगों से ये पूछ रही हूँ कि क्या कोर्ट रूम में ये कह दिया गया था कि हिंदू पक्ष बोलेगा और मुस्लिम पक्ष सिर्फ बैठा रहेगा, इसलिए आप लोगों को कोर्ट पर यकीन नहीं हो पा रहा है, ऐसा हुआ था क्या? आपने अभी एक जुमला बहुत अच्छा कहा था प्राची कि देश जो है वो संविधान से चलता, आस्था से नहीं चलता। लेकिन आप बताइए, बाबरी मस्जिद के मौके पे आस्था की बुनियाद पे फैसला दिया गया था या सबूतों के आधार पर? सबूतों के आधार पर। आस्था की बुनियाद पे दिया गया, सबूतों के आधार पर। और जब आप देश को आस्था की बुनियाद पर चलाना चाहते हैं ना, मैडम मैं बगैर पढ़े किसी डिबेट में नहीं आता हूँ, नंबर 1 बात। दूसरी बात, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर देश को आस्था की बुनियाद पर चलाना है, आप सत्ता में हैं, इख्तिदार में हैं, आज भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर आधार पे आई है वो आधार ही आस्था की बुनियाद पर ही था। वरना आप बताइए, राम मंदिर के मुद्दे को अपनी मैनिफेस्टो का हिस्सा इन्होंने 89 के अंदर बनाया। हाँ। उससे पहले मैनिफेस्टो का हिस्सा ही नहीं था राम मंदिर, कोई मुद्दा ही नहीं था। मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ इसके पीछे गहरी सियासी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी 2024 का नैरेटिव सेट कर रही है, जैसे 92 की दौर में उन्होंने करा था। 89 के दौर में से जहाँ यात्राएं निकली, दंगा हुआ, फसाद हुआ। मैं तो आज ना 24 की चर्चा कर रही हूँ को ना मैं आने वाले किसी चुनाव की चर्चा कर रही हूँ। आप लोगों ने एक आपत्ति लगाई। सर 1 मिनट, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया, बहुत बड़ा बयान। कोर्ट पर सवाल खड़े करना बहुत बड़ा होता है इस देश में। आपने कहा कि बहुसंख्यकों के लिए अलग है और अल्पसंख्यकों के लिए अलग है। 1 मिनट सर, आपने बहुत बड़ी बात ये कही कि बहुसंख्यकों के लिए अलग हो रहा है, अल्पसंख्यकों के लिए अलग हो रहा है। तो मैं इसका सिर्फ आधार जान रही थी। 1 मिनट, कोर्ट में क्या ये बोल दिया गया था कि सैयद जवाद है तो चुप रहेंगे और यहाँ सामने विनोद बंसल है तो बोलेंगे, ऐसा था क्या? नहीं, देखिए, आप जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे सवाल उठाने से पहले उन 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में भी बात करिए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। और वो आज की बात नहीं है, कितने साल पहले करी थी। अरे सर सैयद जवाद जी, आप हो सकते हैं कि एक दूसरे एक टॉपिक से बचने के लिए दूसरे टॉपिक पर चले जाएं। मैं नहीं जाती हूँ सर, मैं नहीं जाती हूँ सैयद जवाद जी। बिल्कुल नहीं, आपको जब मैं आपसे बार-बार ये पूछ रही हूँ कि सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या कोर्ट में ये हुआ था। अरे आप यहाँ सवाल करने बैठे भी नहीं। अच्छा, सवाल करने का काम मेरा है। शांतनु गुप्ता जी फाइनल कमेंट दे दीजिए इस पर। ये मानने को तैयार नहीं, अभी भी ये कह रहे हैं कि सब कुछ आस्था के आधार पर हो रहा है। जवाब सुनने का काम भी आपका है, सिर्फ सवाल नहीं करने का काम है, जवाब सुनने का भी काम है। प्राची जी अगर बोलने का मौका बोलिए शांतनु जी।
सरकार खुद प्राची जी, कौन देखिए, भाग रहा है, आपके कैसे दर्शकों मुद्दे के- बदल रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। सैयद जवाद जी, तो प्लीज आप लोगों के सर्टिफिकेशन की जरूरत मुझे बिल्कुल नहीं है। बोलिए शांतनु जी, सिर्फ शांतनु जी की आवाज है। जी प्राची जी, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जो अयोध्या का वर्डिक्ट है उसे एक लाइन में बोला जाए, दोनों पक्षों को ये प्रूव करना था किसके पास कंटिन्यूटी ऑफ प्रेयर है। ये लोग 1528 से 1858 तक, मतलब 300 साल, एक दिन भी नमाज हुई है वो उसका प्रूफ नहीं दे पाए, और कंटिन्यूटी ऑफ प्रेयर हिंदू पक्ष दिखा पाया, इसलिए वो केस जीत गया। देखिए, सैयद जी, अजहर जी, दानिश जी सब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होंगे, मस्जिदों में जाते होंगे, अपने शहर की, कई शहरों की, विदेशों की मस्जिदों में गए होंगे। वो कोई एक मस्जिद बता दें जिसमें गदा, त्रिशूल, ओम, स्वास्तिक, नांदी, ये सब दिखता होगा। ऐसा एक मस्जिद जिसमें इन्होंने नमाज पढ़ी हो, जिसमें इन्होंने नमाज पढ़ी हो, जिसमें गदा हो, जिसमें त्रिशूल हो, जिसमें घंटियां हो, जिसमें कलश हो, जिसमें त्रिशूल हो, जिसमें स्वास्तिक हो, ये जिसमें तो उसे ओम तो हो, मान ही ऐसी नहीं कौन रहे ना सी शांतनु मस्जिद जी। हो? दिक्कत ही तो ऐसी ये है कौन ना, सी- रिपोर्ट को मानेंगे, ना कोर्ट को मानेंगे, ना देश की सरकार को मानेंगे, किसी भी चीज को नहीं मानेंगे। बस मानेंगे तो जो अपना है उसे ही मानेंगे, अपनी बातों को मानेंगे। मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल होने के लिए।